बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनिक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, जब भी हम आते हैं कोशिश हमारी ये होती है कि अच्छी अच्छी खबरें लेकर आएँ, और उस दिन तो खुशी दुबाला हो जाती है जिस दिन एक से ज़ायद अच्छी अच्छी खबरें हों। पहली अच्छी खबर आपको बता देते हैं कि हम टेस्ट मैच जीत चुके हैं, तफसीलन उस पर गुफ्तगू होगी। अभी हम दीगर आपसे अच्छी खबरें जो है अपने शो में शामिल करते हैं। इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें कमी कर दी है, और वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई है, और पेट्रोल की कीमत जो है अब 268 रुपए 68 पैसे से कम होकर 263 रुपए 2 पैसे फी लीटर कर दी गई है। और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर से कम करके 275 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। जी हाँ, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत की अगर बात करें तो उसमें 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर कमी हुई, 184 रुपए 97 पैसे से कम होकर 181 रुपए 71 पैसे फी लीटर अब उसकी कीमत हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत भी इसी तरह 2 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 165 रुपए 50 पैसे से कम होकर 162 रुपए 76 पैसे फी लीटर हो गई है। और वजारत खजाना की जानिब से ऐलान करदा पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 16 अक्टूबर से होगा, और अगले 15 दिन के लिए ये कीमतें लागू रहेंगी। तो ये एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतों में इजाफा होता है तो मार्केट में जाए तो आपको हर चीज महंगी मिलती है, और लेकिन जब कमी उज़्र ये दिया जाता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन जब इनमें कमी की जाती है तो बाकी चीजों में कमी कहीं नजर नहीं आती है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट नजर नहीं आता है। और दूसरी अच्छी खबर जनाब वो उन सब के लिए है कि जिन्होंने अपने जो FBR के टैक्स ना दहिंदगान हैं या दहिंदगान हैं जिन्होंने अपने टैक्स गोशवारे जमा ही नहीं कराए थे, और उनके लिए डेडलाइन में इजाफा हो गया। वो इस तरह से कि FBR ने टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारे जमा कराने की जो तारीख है उसमें मजीद 16 दिन की तौसीक कर दी है। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे 1 अक्टूबर तक अब जमा करवाए जा सकते हैं। और ज़राए FBR का ये भी कहना था कि अभी तक 51 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए। गुज़िश्ता साल 15 अक्टूबर तक 46 लाख अफरादी थे जिन्होंने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाए थे, और इससे कबल 30 सितंबर को FBR ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह भी की थी। ताहम टैक्स बार एसोसिएशन और शहरियों ने तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का मुतालबा किया था। वैसे है ना, आपके लिए तो ये एक मामूल की खबर होगी क्योंकि आप तो गोशवारे जमा करवा चुकी हैं। जी हाँ, मेरे लिए ये अच्छी खबर है। मैं डर गई थी पिछली डेडलाइन से, इसीलिए आपके लिए अच्छी खबर है कि आपको मजीद दिन मिल गए। तो ये 3 अच्छी अच्छी खबरें हमने शामिल की हैं। अब संजीदा खबरें भी शामिल करते हैं, और खबरें नहीं हैं, ये बेसिकली इस वक्त सिचुएशन है एक जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर बनी हुई है। आपको बताएं कि अफगान तालिबान रजीम और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खवारिज की जो सरहदी इलाकों पर शरंगेजियां हैं वो अब बढ़ती चली जा रही हैं, और काबिज अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी था, जिसका पाक फौज ने मौसर, भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया है। चमन और खुरम समेत मुख्तलिफ मकामात पर दुश्मन के हमले नाकाम बनाए हैं, मुतादिद चौकियां, टैंक्स तबाह कर दिए हैं, और कई अफगान तालिबान समेत 50 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। साबिक पाकिस्तान ने कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाइयां की हैं, और इसमें अफगान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 को अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। और पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि अफगान तालिबान रजीम की दरखास्त पर 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर का फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरान दोनों तरफ से तामीरी बातचीत के जरिए मसले का मस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश की जाएगी। इस पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि अफगान तालिबान ने जंग को बढ़ाया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। मैं नहीं समझता सीज फायर ज्यादा देर चल पाएगा। अफगान तालिबान के फैसले इस वक्त दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं, और इस वक्त काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अफगान तालिबान की नीयत ही नहीं है कि यहाँ अमन हो। उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईवान सदर में मुलाकात हुई है। मुलाकात में फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान के जारहाना इकदाम पर पाक फौज के मौसर जवाब से आगाह किया, और मुलाकात में मुल्क अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। और सदर आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा। और बाद में फिर सदर जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ईवान सदर में मुलाकात हुई, और मुलाकात में सदर मुमलिकत को मगरबी सरहद पर जो जारी कशीदगी है और जो पाकिस्तान का मौसर जवाब है उससे आगाह किया गया है। इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग।
ब्रिगेड साहब, सबसे पहले तो ये जो पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया तालिबान रजीम को, और उस पर उन्होंने अब घुटने टेक दिए हैं और दरख्वास्त की है 48 घंटे का आर्जी सीज फायर हो गया, लेकिन इस पर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें दिखाई नहीं देता कि सीज फायर ज्यादा देर तक चल भी पाएगा, क्योंकि इस वक्त जो काबुल है वो दिल्ली की वॉर लड़ रहा है। आपके ख्याल में भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि ये जब फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के गए, इंडिया गए हैं, वहाँ उनको उत्साह पैसे की लालच दी है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये अफगान तालिबान रजीम जो है बेसिकली ये एक मस्जिद टाइप का लोग हैं, इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है इनकी, ना पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है, और जबरदस्ती के बैठे हुए हैं यहाँ पर। अफगान इवन जो अफगान लोग हैं वो भी इनको पसंद नहीं करते जिस तरह चल रहे हैं। और फिर एक मुल्क पाकिस्तान जिनसे इनका हमेशा से ताल्लुक है, नेबर्स हैं, दीनी ताल्लुक भी है, कल्चरल ताल्लुक भी है, हमने हर जगह इनका ख्याल करते हैं। इनको लॉजिस्टिक्स पे भी आप देखें कि हम इनको चीनी भी देते हैं, गंदम भी देते हैं, उसके बाद इनको हम फर्टिलाइजर भी देते हैं, अफगान तालिबान हर चीज़ इनको देते हैं। ये थैंकलेस ये अफगान तालिबान है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जाके इंडियन के हाथों में खेल रहे हैं। और वो इंडिया जो अपने आप को ये कहते हैं बड़े इस्लाम के पाबंद है, वहाँ पर वो काफिरों के साथ मिल गए जाके। इंडिया में अगर कोई लिखता है कि हम आई एम मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, उसको 3000 लोगों को जेल में डालो। ऐसे लोगों के साथ ये जाके अगर मिलते हैं तो मुझे बताइए कौन सा ढोंग इस्लाम का रचा रहे हो, सोचिए। बिल्कुल। और उसके बाद वहाँ बिला स्टाइल फायरिंग अप करते हैं यहाँ पे इंडिया को खुश करने के लिए, और नोइंग कि पाकिस्तानी फौज लड़ाका है, बैटल हार्डेड है, कमांडेड बाय फील्ड मार्शल आसिफ, दुनिया उनको रिकॉग्नाइज करती है, तारीफ करती है। इतनी बड़ी फौज को उन्होंने 6 घंटे में घुटन टेकने में मजबूर कर दिया। तो आपकी कौन सी, आपकी तो कोई फौज है ही नहीं, ना अनट्रेंड है, ना ये सर रेड कर आए रेड की और भाग जाते हैं, इस तरह की फौजें नहीं। तो अभी इनको इतनी मार पड़ी है, इनको समझ आ रही, 4 दफा ये रिक्वेस्ट करते थे कि सीज फायर करो, पाकिस्तान रिफ्यूज। फाइनली इनको मौका दे रहे हैं कि चले ठीक है 48 आवर्स हम आपको दे रहे हैं, डिसाइड करें क्या करना है एंड बेटर बिहेव, अदरवाइज वी नो व्हाट ऑल वी हैव टू डू अगेन। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनको देखें, इनसे बात कर अगर आप बातचीत होती 2 चीजों बात होगी। नंबर 1 कि इंश्योर कि आपकी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप इस्तेमाल नहीं करने देंगे पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। नंबर 2, आप जो दाइश के और फौजियों के और ये फिटला हिंदुस्तान के वहाँ पर अपने कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहाँ पे ये ट्रेनिंग करते हैं, रहते हैं, एक्सप्लोसिव टर्म्स हैं, ये सारे खुद डिसमेंटल करें ताकि ये करे। वरना अगर ये नहीं करते देन ये देर हमेशा पर हम खुद डिस्ट्रॉय करेंगे, जैसे अभी हमने किए हैं। इनको इतना नुकसान किया कि आप ये खुद व्हाइट फ्लैग भी इंडिया ने जैसे लहराए थे कश्मीर में वो लहरा रहे हैं। तो जब आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी, देन डोंट डू इट, व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस। तो ब्रिगेडियर साहब, अभी आप सुन ही रहे होंगे कि कुछ दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, सरकर्दा मुस्लिम ममालिक हैं जो सालसी की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, और अभी 48 घंटे का जो सीज़ फायर है, खबरें ये भी हैं कि उनका किरदार भी इसमें शामिल है। आपको क्या लगता है सालसी कौन कर सकता है इस कशीदगी को कम करने में और जो है दोबारा हालात को वापस नॉर्मल करने पर? देखें, एक तो कतर है जहाँ पर इन्होंने दोहा में प्रॉमिस किया था, अमेरिकन के साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। देशों डॉलर वो हो सकते हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, चाइना इज देयर। चाइना भी वहाँ पर अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत महीने निकाल रहे हैं, बहुत पैसा इनको दे रहे हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस है और चाइना का इंटरेस्ट भी है कि अफगानिस्तान में अमल होगा तो सीपैक बनेगा तो ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होगा तो इनको जो काश्गर से लेके ग्वादर पे 9 दिन में ये टोटल सफर करके ये ग्वादर पोर्ट पे आ जाते हैं। और अगर ये समुद्र के रास्ते जाए तो 90 दिन इनको लगते हैं। सोचिए कितना। और वहाँ पे साउथ चाइना चीन में लड़ाई झगड़े, वहाँ पे बहुत एक्सपोजर है इनको प्रॉब्लम वहाँ पर। तो कितना बड़ा एडवांटेज है। तो चाइना को चाहिए कि इनको पुश करे, इनको पैसा देने के बजाय इनको बताए कि आप यहाँ पर। उनको हमने भी सी पे भी देखे, चाइना में मीटिंग हुई थी पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और चाइना के हमारे पाक फॉरेन मिनिस्टर की।
ये डिसाइड हुआ था कि सी पैक में हम इवन काबल तक लेके जा रहे हैं, चलो इनका इंटरेस्ट हो जाए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड मर्सिडीज है ये डील करने की आदत है। देखिए इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको आदत है पैसा लेने की और ये करने की। ये जब यहाँ अमेरिकन से ये उनसे पैसे लेते थे, हर एक इनके एक जो है लीडर ये तालिबान के, इन्होंने ये किया हुआ था कि 40-50 किलोमीटर का एरिया बांटा हुआ था, उसमें से जो अमेरिकन सामान गुजरता था कॉन्ट्रैक्टर लेके जाते थे, ये उनसे भी पैसे लेते थे डॉलर्स के। ये इनको आदत है ये पैसे और क्योंकि इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, दे शुड रियलाइज। और अमेरिकन को भी अब चाहिए ना, अमेरिका देखें 7.2 बिलियन डॉलर के वेपन हमने छोड़ के गए, वो हमारे कल इस्तेमाल हो रहे हैं। दुनिया की पूरे इस वक्त दुनिया की ग्लोबल टेररिज्म के अगेंस्ट जो पाकिस्तान सिर्फ एक भाई मुल्क लड़ाई कर सिंगल हैंडली विदाउट एनी सपोर्ट, तो जहाँ ये चीजें सोचने की है, लेकिन हमने इनको 48 आवर्स दिए, अगर ये नहीं करते वी नो कि हमें कहाँ इनके कमांडर रहते हैं, इनको सॉल्व करना। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और भी चीज़, क्योंकि ये नज़र ही आ रहा है कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड जो है ना ये जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं अफगानी, और उसका आपने बताया ये कि अंजाम क्या हो सकता है और कितना टाइम लगेगा पाक फौज को। जिस तरीके से भारत को हजीमत उठाना पड़ी थी और उसके बाद उन्होंने फेक वीडियोस जारी की थी, कुछ जहाज़ों के मलबे दिखाकर कहा जा रहा था ये F-16 का मलबा है, अब अफगानिस्तान ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने वो वीडियो आपने भी देखी होगी, स्क्रीन पर भी अभी चल रही है, उन्होंने भी वो टैंक की वीडियो शेयर की, पता नहीं किस जमाने के वो टैंक्स है। अब क्या वो टाइम आ गया इनका भी कि अब एक तो घुटने टेकने पर मजबूर हुए, उसके बाद फिर जब इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है और इतना मौसर जवाब दिया गया पाक फौज की जानिब से, तो अब ये फेक वीडियोस तक बात आ गई है। देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये खुद अपने एरिया की बना रहे हैं मूवीज। T-55 जो इनके पास टैंक है रशियंस, हम तो ये ऑफसेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये इस तरह की ये तो आजकल आम मिल रही है। आप ये बताएं इनकी मजाल है कि हमारी पोस्ट पे कब्जा करें, इनके ये कब्जा करने वाले हैं ही नहीं, आते हैं हिट एंड रन, जैसे रेड किया और भाग गए, ये इनका पोजीशन है। उसी में इन्होंने 200-250 अपने जो है अफगान तालिबान और उसके बाद ये फौजियों को मरवा भी दिया है, उसके बाद 22 उससे तबाह करवा ली हमने इनके जो थी। उसके बाद आप पुरम में देखे तो 4-5 टैंक पोजीशन उड़ा दिए, उनका क्रू मार दिया, लाशें छोड़ के भाग गए हैं। ये तो इनका हाल है, ये लड़ सकते ही नहीं है, दे हैव नो आइडिया। और इनको पाकिस्तान की अगर हम इंडिया की इतनी बड़ी फौज को इस तरीके से उनका बेइज्जती का मुकाला कर सकते हैं, तो आप तो कुछ हो ही नहीं। बेटर सेंस प्रिवेल होनी चाहिए। और फिर आपके हमारे दरमियान ताल्लुकात हैं, दोनों तरफ पश्तून्स हैं, वो अफगान अवाम जो है वो हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनकी वजह से इनकी लॉजिस्टिक्स बंद नहीं करते कि वो भूखे मरेंगे, उनको प्रॉब्लम होगी, तो दे शुड रियलाइज। अदरवाइज वी कैन, आज अगर हम इनकी लॉजिस्टिक्स बंद कर दें तो ये एक हफ्ते बाद इससे भूखा मरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब, अब माहिदे की बात आपने की, आपने जिक्र किया और कतर की भी बात हुई, तो आपको लगता है कि इस माहिदे की खिलाफ वर्जी की वजह से आपको इंटरनेशनल प्रेशर भी क्रिएट होगा? और जहाँ पर बहुत सारी जंगें पहले डोनाल्ड ट्रंप रुकवा चुके हैं, अब ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका जिक्र किया, तस्करा किया कि अगर वो ये जंग भी रुकवाना चाहते हैं तो उनको वेलकम करेंगे। बिल्कुल, अगर कोई ममालिक वो जो साले साया वो इनकी गारंटी ले, गारंटी ये ले कि जी हम वाकई अब आइंदा के लिए ये हैसियत नहीं करेंगे, अपनी सरजमीन ये किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और हम पाकिस्तान के प्रॉपर तरीके से रहेंगे, हम इनके जितने ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर दाइश के और ये फौजियों की और हिंदुस्तान के, हम उनको खुद डिस्मेंटल करेंगे। अगर ये डिस्मेंटल हम नहीं करेंगे तो ठीक है, हम पाकिस्तान को लॉक करेंगे, वो डिस्कस, देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी डू इट एंड वी वांट टू लिव लाइक अ गुड नेबर्स विद ईच अदर। हम तो हमेशा हमने कोशिश की, हमने तो डिमांड ये की है, इसके अलावा तो हमारी इनसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा जिस तरह से अफगानिस्तान में जो अबूरी हुकूमत है वो उनके आपस में भी जो इख्तलाफात है वो सामने आ रहे हैं? सिराज दुरानी हक़ानी जो हैं वो अफगान वज़ीर ख़ारजा पर हमें तनकीद करते हुए दिखाई दिए। ऐसी सारी सूरत हाल में कहीं ना कहीं जो इनका पाकिस्तान को लेकर मौक़िफ़ है उसमें तब्दीली आएगी आगे चलकर, या फिर ये इसी तरह से जो मामलात ख़राब हैं ये ख़राब करते चले जाएंगे? क्योंकि हमारे लिए तो बहुत आसान है जवाब देना इनको। मेरे ख्याल में आप इनको समझ आ गई है कि जो इन्होंने गलती की है, दे हैव टू चेंज रिवाइज देयर पॉलिसी। पाकिस्तान एक नेबर पीस लविंग है, हमने हर मौके पे इनकी मदद की है, कान अमेरिका रशियन को पुश करने में इनकी मदद की है, हर जगह इनकी मदद की है। तो आई थिंक नो सेंस टू प्रिवेल और पाकिस्तान बातचीत में फाइनल डिसीजन करें
ताकि देन वी स्टॉप फाइटिंग और इनके साथ हम बेहतर दिखे जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। वेस्टर्न बॉर्डर पर जो हमारी सूरत हाल है उस पर तबसरा हो रहा था। 48 घंटे की सीज़ फायर है लेकिन बड़ी कड़ी निगाह रखी हुई है। ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है कि ये सीज़ फायर बरकरार रहेगा, लेकिन हम पुरुमीद है कि किसी न किसी सूरत ये जो है जो कशीदगी इसको कम किया जाए। दो मुस्लिम और बिरादर ममालिक हैं, उनकी ये कशीदगी जो है हमें सूट नहीं करती है और हमारे दीगर हमसाया ममालिक उसका फ़ायदा उठा लें, ये हम अफोर्ड नहीं करते हैं। तो जल्द अज जल्द कशीदगी कम होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आ सकते हैं। वेलकम बैक। शो के शुरुआत में हमने आपसे अच्छी अच्छी खबरें शेयर की थी। तो जो सबसे पहली अच्छी खबर थी वो टेस्ट सीरीज में जो है एक अच्छा आगाज करने की थी। मैंने कहा था ना पहले बिल्कुल हम जीत भी सकते हैं। मायूसी कुफर है और पाकिस्तानी टीम को लेकर आप किसी वक्त कुछ भी सोच सकते हैं कि हो सकता है। तो जनाब पाक अफ्रीका टेस्ट सीरीज की बात करें तो सीरीज का जो पहला मैच है शाहीनों के नाम रहा है। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 93 रन से शिकस्त देकर न सिर्फ सीरीज में 0-1 की बढ़तरी हासिल की है बल्कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका भी शानदार आगाज किया है। कौमी टीम की इस फतह में बॉलर्स ने खास तौर पर अगर नुमान अली और शाहीन अफरीदी की बात करें, जबरदस्त कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है। उन्होंने अहम किरदार अदा किया है जिन्होंने मिलकर जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप को चारों शाने चित कर दिया है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 277 रन का हदफ दिया था, जिसके ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की विकेटें एक के बाद दीगरे गिरती रही और फिर पूरी टीम 183 रन पर ढेर हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 4-4 विकेटें हासिल की। साजिद खान के हिस्से में 2 विकेटें आई, जबकि नुमान अली ने मैच में जो शानदार बॉलिंग करते हुए 10 विकेटें हासिल की हैं। मजमूई तौर पर 10 रन किए उन्होंने। और दूसरी जानिब कौमी टेस्ट टीम की जो कप्तान है शान मसूद, उनका ये कहना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फतह के साथ आगाज है हमारे लिए एक अच्छा शगुन है। और कौमी टेस्ट टीम की कप्तान ने यह भी कहा है कि हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलना होगा। दूसरे टेस्ट के लिए रावलपिंडी की पिच देखकर प्लेइंग 11 का फैसला किया जाएगा। जी हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इस कामयाबी का पाकिस्तान के एतमाद पर असर पड़ेगा, इस पर हम बात करते हैं। जनाब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे पाकिस्तान की फतह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारी आवाजें जो चहकती हुई महसूस हो रही हैं उसकी वजह यही है कि हम मैच जीत गए हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को हराया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये जो शानदार आगाज किया है हमारी टीम ने, इस शानदार आगाज पर जिस तरह से हमारे कैप्टन कह रहे हैं कि जी ये अच्छा शगुन साबित हो सकता है आगे चल के, तो क्या वाकई अच्छा शगुन साबित होगा? डेफिनेटली ऐसा ही होगा, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई इससे पहले टेस्ट की, उसमें पाकिस्तान टीम बिल्कुल नीचे के नंबर पर होती थी। इस बार इतना अच्छा आगाज किया, वो भी उस टीम के खिलाफ जो इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन है साउथ अफ्रीका। तो बहुत मजबूत टीम है और जैसी भी कंडीशन हो जो भी हो, यहाँ अगर स्पिन पिच थी तो हमारी अपनी बैटिंग लाइन भी स्ट्रगल कर रही थी। सेकंड इनिंग में आपने देखा होगा बहुत जल्द आउट हो गए, लेकिन फुल क्रेडिट टू बॉलर्स, खास तौर पे नौमान, जिस तरह उन्होंने 10 खिलाड़ियों को आउट किया। और शाहीन की बॉलिंग आपने देखी हो तो देखा तो क्या स्विंग, क्या रफ्तार, लग रहा था कि वो पुराना वाला शाहीन जो है वो वापस आ गया है। तो एक जबरदस्त पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही। बैटिंग में थोड़े जो मसाइल थे सेकंड इनिंग वाले, उनको हल कर लें तो इंशाल्लाह सेकंड मैच भी पाकिस्तान जीतेगा। हम इंशाल्लाह जीतेंगे, वो तो मैं तय है ये नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि नुमान अली को अगर हम साइड पे कर दें तो आपको कैसी नजर आती है हमारी टीम? क्यों साइड पर कर दे, वो हमारा मेन बॉलर है, उसको बेचारे को साइड पे तो कर देते। अभी देखिए उनकी एज को लेके बात हो रही है, देखिए एज से क्या करना है आपको, कोई इससे एक्टिंग थोड़ी करानी है, शाहरुख खान थोड़ी है। परफॉर्मेंस देखिए, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अब मसला ये है कि हम लोग यही शुरू हो जाते हैं। देखिए बहुत अरसे तक पाकिस्तान ने अपना होम एडवांटेज गवाया इस वजह से कि भाई हम अपनी बैटिंग की पिचेस बनाएंगे और बैटिंग की पिचेस पे हमने किसी को किंग दिया, किसी को कुछ कर दिया और टीम या तो ड्रॉ होते रहे मैच या फिर कभी कभी हारती रही। अब जब आकिब जावेद आए, उन्होंने एक स्ट्रेंथ पाकिस्तान की मोहसिन नकवी साहब को बताई कि जी स्पिन है, फिर कहा गया स्पिनर तो है ही नहीं हमारे पास, तो कहा कि जो पुराने स्पिनर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होगा, उनकी एज बहुत है, कोई बात नहीं, लाओ। तो आए वो लड़के, और नुमान लड़के तो नहीं आए और परफॉर्म किया।
और आपको मैच जितवा रहे हैं। देखिए ये तो है, हम यही कह रहे हैं कि अगर ये जो हमारे बॉलर्स हैं, आपने भी इसका जिक्र किया, इनकी परफॉर्मेंस को साइड पर रख दिया जाए तो फिर क्या बचता है पीछे मैच में। हमने बैटिंग लाइनअप का जरा आप जिक्र करें, किस तरीके से आपको लगता है कि मजीद बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि तवाज़ुन हमें नजर तो नहीं आ रहा। नहीं, तवाज़ुन वगैरह सब है। पहली इनिंग में हमने अच्छी बैटिंग की थी, आप देखना शान ने 50+ किया, लेकिन दूसरी में तो यही होता है, तू चल मैं आया। बिल्कुल ऐसा हुआ। ये हमारा एक देरीना मसला है पाकिस्तानी क्रिकेट का कि कोई भी फॉर्मेट हो उसमें बाय वन गेट वन या गेट टू फ्री वाला चक्कर होता है। एक आता है जाता है, 7-2 लेकर जाता है। ये हमारा मसला है और बैटिंग को हमें बिल्कुल इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पिच हमने ऐसी बनाई थी कि स्पिन पिच थी, जहां पर मुत्तुस्वामी इनके जो स्पिनर है वो अगर 10-11 आउट कर रहे हैं तो हमारे जो स्पिनर यहाँ पे खेलते चले आ रहे हैं होम कंडीशन में, वो क्या कर सकते हैं, ये सोचने की बात थी और वैसे ही हुआ। लेकिन बात देखिए, अब मैं नुमान की तरफ आता हूँ। नुमान एक जबरदस्त स्पिनर है, लेकिन अब क्या होगा, 2 टेस्ट के बाद हम इनको भूल जाएंगे। हमारे यहाँ होता है कि जो T20 में कोई लड़का 2 छक्के भी लगा देगा ना, हम उसको हीरो बना देते हैं। और जो टेस्ट हमें जितवा रहा है, 10 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है, यानी एक इनिंग साउथ अफ्रीका की टीम को आउट किया है, लेकिन इनको भूल जाएंगे। फिर अभी कुछ 6 महीने बाद 1-2 टेस्ट होंगे, फिर आ जाएंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसे प्लेयर्स जो है जो हमें मैच जितवा रहे हैं, मैच विनर है, इनकी भी हमें सलीम साहब ये कदर तो करनी चाहिए, लेकिन कुछ जो प्लेयर्स होते हैं वो खास विकेटों के लिए होते हैं। हारिस को आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटें उसके लिए बहुत वो जो है माने जाने जाते हैं। उसी तरह से जो हमारे स्पिनर्स हैं कुछ, वो हमारी विकेटों के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि जो ही विकेट्स तब्दील होती हैं ये उतने कारगर साबित नहीं होते। आपका क्या ख्याल है? देखिए, हम इस पिच पे भी कह रहे थे ना कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कारगर साबित नहीं होगा। स्पिन पिच शुरू से आपने सुना ना, 5 ओवर पहली इनिंग में कराए, दूसरी इनिंग में उनको बॉलिंग ही नहीं दे रहे थे कप्तान। हाँ। शान मसूद ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शाहीन मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे बॉलिंग दो, मैं मैच जितवा के दूंगा। और फिर यही हुआ, उनको जब बॉलिंग मिली उन्होंने 4 विकेटें ली, मैच जितवा के दिया। तो देखिए, जो अच्छा बॉलर होता है ना, किसी भी कंडीशन में परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, ये तो लाहौर की पिच थी जिसमें आप भी जिक्र कर रहे थे, पहले भी ये प्रेडिक्ट की जा रहा था कि, और हमें दिखाई भी दिया कि स्पिनर्स के लिए फेवरेबल है। अब रावलपिंडी के पिच के हवाले से आपका क्या ख्याल है? वहां किसको फायदा होगा, बैटर्स को या बॉलर्स को? देखिए, फॉर्मूला तो हमारा यही है ना, और हमारे के हर मुल्क में यही होता है। जब हम साउथ अफ्रीका जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ये हम लोगों को ऐसी पिचेस बनाए थे, उन पिचेस में हमसे हमारे बैट्समैनों से खेला भी नहीं जाता, इतनी फास्ट पिचेस होती हैं। वो उनकी स्ट्रेंथ है, उनको पता है हमारी वीकनेस है बैटिंग। तो वो यहाँ आए तो जाहिर है हमारी स्ट्रेंथ स्पिन है। इस वक्त स्पिन में हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम ज्यादा फास्ट पिचेस बनाए तो वैसे तो बन भी नहीं सकती, पाकिस्तान में बनाए तो हमारी टीम ही 70-80 पे आउट हो जाएगी। अभी भी देखें, स्पिन पिच बनाई तो हमारे बाबर जैसे बैट्समैन स्पिनर को खेलते हुए स्ट्रगल कर रहे थे। तो हमारी स्ट्रेंथ तो यही है स्पिन, और मुझे यही लगता है कि स्पिन पिच बनाई जाएगी और फिर और कोशिश होगी बैट। वैसे पहले तो हम जाने जाते थे अपनी बैटिंग लाइनअप के लिए, और फिर बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो हम पेस अटैकर्स जो होते थे हमारे, हम उनके लिए जाने जाते थे, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस। अब हम स्पिन की तरफ आ रहे हैं। स्पिन की तरफ ज़्यादा आने की वजह आपको क्या लगती है? और हमारे अटैकर जो हैं, जो शाहीन आफरीदी हैं, वो तो कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन इनके पैरेलल कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ऐसे ही है। पेस अटैक हमारा माजी जैसा नहीं रहा। जो आपने नाम लिए वो ग्रेट्स थे, वसीम अकरम, वकार यूनिस, सारे अजीम बॉलर थे, और इन जैसा तो इनके बिल्कुल 50% भी कोई नहीं आ रहा। शाहीन कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते, लेकिन बाकी आपने जो नाम कोई ऐसा अगर जहन में हम ले, ऐसा कोई बॉलर जहन में नहीं आएगा जिसको हम बोले यार ये है इसमें। इवन यंगस्टर में भी ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। एक जमाने में हमें पेस अटैक की वजह से पहचाना जाता था, अब ये एक इशू है। क्यों है इसकी सबसे बड़ी वजह आपके सामने है कि हमारी जो पिचेस होती है, हमारी जो पिचेस बनती हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप देखें ना, जो कायदे आजम ट्रॉफी का पिछला अभी राउंड खत्म हुआ, एक दिन में 6-6 सेंचुरियां बनी हैं। और वो प्लेयर को आप जाके बाहर खिला दो, 10 रन भी नहीं बना पाएगा। तो हमारे डोमेस्टिक का मेयार नीचे आ गया है ना। पिचेस हमारी बैड होती है, वहां पर हमारे ये प्लेयर जाके परफॉर्म करते हैं बेचारे। फिर जब फास्ट अच्छी पिचेस पे खेलने का मौका मिलता है तो खेल नहीं पाते, और जब फास्ट बॉलर इन पिचेस पे पूरे दिन जान मारते रहते हैं, उनको कोई बदली नहीं मिलती, वो कुछ कर नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ऐसे बनाने होंगे जहां कोशिश करें कि यार एक सेंटर बना दे, चलो यार पिंडी की पिच जो है फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी। और ये बड़ी जरूरी चीज है, आपने दुरुस्त बात की। बहुत शुक्रिया। सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी फतह को हम सेलिब्रेट कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। देखते हैं जी दूसरे टेस्ट में क्या होता है, पिंडी में जाकर क्या परफॉर्मेंस देती है हमारी टीम। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, आज एक्सप्रेसो में हमने मधु के ऐसे बासलाहियत नौजवान को जिसे ज़मीन की कशिश शकल को पीछे छोड़कर आसमानों की वसतों में पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। जी हाँ नाज़रीन, यह है हसन मोहसिन, एक बासलाहियत पाकिस्तानी जो इस वक्त इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज से वाबस्ता है और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एस्ट्रोफिजिक्स में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। हाल ही में हसन ने एक तारीखी माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट या जीरो ग्रेविटी फ्लाइट मुकम्मल की, जहां उन्होंने फिजिक्स का एक कामयाब तजुर्बा किया। उन्होंने वजन से आज़ाद खला जैसे माहौल में पाकिस्तान का परचम फ्री फ्लोट किया। और माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट्स जो हैं उसके बारे में आपको बताएं, ये ऐसी परवाजें होती हैं जिनमें खला जैसी हालत जो है वो पैदा की जाती है, जहां इंसान चंद लम्हों के लिए वजन से आज़ाद हो जाता है। और ऐसे तजुर्बात न सिर्फ खला वर्दों की तरबियत बल्कि साइंस, रिसर्च और स्पेस एजुकेशन के लिए नहायत अहम होते हैं। और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई और ये देखने से ताल्लुक़ रखती है जिस खूबसूरती से परचम फ्लोट हुआ और जिस तरह से वो कैमरे के करीब आया, लग ही नहीं रहा था कि ये रियल है। एआई वीडियो लग रही थी लेकिन ये रियल था। हसन एक लाइसेंस याफ्ता पायलट हैं, स्कूबा डाइवर हैं, स्काई डाइवर हैं और उन्होंने स्पेस सूट ऑपरेशंस, हाईजी एरोबेटिक्स और सब ऑर्बिटल सिमुलेशन, हाइपोक्सिया अवेयरनेस जैसे खुसूसी खलाई तरबियती प्रोग्राम्स भी मुकम्मल किए हैं। मजीद हसन हमारे साथ ही मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि शुरू कैसे हुआ, खला के माहौल को ज़मीन पर महसूस करना एक्सपीरियंस कैसा था, उन्हीं से जानते हैं। हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हसन, क्या सोचा आपने कि आप माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट लेने चले गए? बचपन से ही शौक था एस्ट्रोनॉट बनने का, तो उस वक्त तो नहीं पता था कि ये हो पाएगा, लेकिन बचपन से मुझे याद है कि जब हम पिंडी में रहते थे तो एक दफ़ा मेरे अब्बू मुझे एक पजल दिला के दी, तो उसमें अलग अलग पीसेस थे। हर पीस पे जो है ना एक प्रोफेशन, एक पे पुलिस, एक पे फायर फाइटर और एक पे एस्ट्रोनॉट था। तो उस वक्त तो मुझे 4 साल की उम्र में ये पता चल गया अच्छा एस्ट्रोनॉट होता क्या है। लेकिन उस वक्त जो है कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था, बस मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता था अपने दादा के साथ। और जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मौका आया तो मैंने सोचा कि अच्छा शायद एस्ट्रोनॉट बनना मुश्किल है क्योंकि आपको अमेरिकी होना ज़रूरी है, लेकिन मैं ज़मीन से पढ़ सकता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ सकता हूँ। तो मैंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एस्ट्रोनॉमी से ग्रेजुएशन की और वहाँ पे जो है मुझे स्टूडेंट क्लब्स में जो काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस में गया, जिन लोगों को मेरा सेम शौक था मैं उनसे मिला और उसके थ्रू मुझे इस इदारे का पता चला, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज। तो वो एक ऐसा खास इदारा है जिसमें आपको अमेरिकी होना ज़रूरी नहीं है। आप जो है ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो एस्ट्रोनॉटिक्स से रिलेटेड हैं, जैसे ये माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और वहाँ पे आप स्पेस रिसर्च कर सकते हैं। तो उसके थ्रू जो है मैंने ये जिसको जीरो ग्रेविटी या माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट कहें, उनके थ्रू की। तो हसन ये बताएं कि आपकी ट्रेनिंग के दौरान सबसे मुश्किल जो मरहला था वो कौन सा था, माइक्रोग्रेविटी, स्पेस सूट या हाईजी फ्लाइट? सबके अपने अपने चैलेंजेस थे, लेकिन आई थिंक सबसे फिजिकली मुश्किल हाईजी फ्लाइट थी। तो हाईजी फ्लाइट में जब जहाज तेज रफ्तार से टर्न लेता है तो आपको जमीन पे जितनी ग्रेविटी उससे कई गुना ज्यादा आपको ग्रेविटी और प्रेशर फील होएगा, फोर्स फील होएगी। तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी सीट में दब रहे हैं, आपका सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और आपके हाथ पैर भी भारी लगेंगे। तो उसकी वजह से आपको पहले से बहुत ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कैसे सांस लेना है। अगर आप सही से सांस ले लेंगे तो आपका सीना डैमेज हो सकता है, आपको बहुत केयरफुली जो है उसको करना होता है। तो कितनी जी फोर्स आपने बर्दाश्त की? यानी उसके भी लेवल्स होते हैं ना, 1 2 3 4, तो कितनी जी फोर्स आपने बर्दाश्त की है? मैंने 6 तक की हुई। उस फ्लाइट में हम लोग जो है 5 to 6 करते हैं, तो उसमें जो है जब आप ऊपर फुल लूप करें, अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो आप 6 तक जा सकते हैं। और भी आप जा सकते हैं लेकिन वो बहुत रिस्की है, तो हमने अक्सर मैंने पायलट्स को बेहोश होते हुए देखा है। ये बताइएगा कि पायलट, फिर स्कूबा डाइवर, स्काई डाइवर होने के नाते ये तमाम चीजें क्या जुड़ी हुई हैं आपके स्पेस मिशन के साथ? जी बिल्कुल, ये सारी जो है अलाइंड हैं, क्योंकि अगर आपने एस्ट्रोनॉट बनने की कोशिश करनी है, अगर आपका ये जहन है, तो स्कूबा डाइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक तरीका है जमीन पे कि आप वेटलेस फील कर सकें, आप जो है ग्रेविटी से आज़ाद हो सकें, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी बहुत अच्छा तरीका है, वो परफेक्ट आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस दे सकता है कि ग्रेविटी के बगैर कैसे चीज़ें उड़ेंगी। लेकिन वो सिर्फ आपको 20 सेकेंड्स मिलते हैं हर पैराबोला जो आप करते हैं फ्लाइट में। आप चाहें तो 10 पैराबोला करें, लेकिन हर पैराबोला सिर्फ 20 सेकंड होता है। लेकिन जब स्कूबा डाइविंग कर रहे होते हैं तो आप अपने गैस टैंक से अपनी जैकेट को इन्फ्लेट कर सकते हैं
ताकि आप डूबे ना ही आप फ्लोट करें, आप परफेक्टली वेटलेस हो जाएंगे। तो वो परफेक्ट एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं और आप जो है मेंटली रेडी हो सकते हैं कि आप अपने दोस्त से ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। कोई भी इमरजेंसी होगी तो आपने वहाँ ही डील करना है, आप ऊपर नहीं जा सकते। ऑलराइट, ठीक है, ज़बरदस्त, हर चीज़ में ही आपको महारत हासिल। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी स्पेस रिसर्च के लिए नौजवानों में इम्कानात मौजूद हैं? डेफिनेटली टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत है और इंटरेस्ट भी बहुत सारे नौजवानों का होगा, जिस तरह से आपका था यहाँ रहते हुए। तो पाकिस्तानी तलबा से खला से मुतालिक तालीम या रिसर्च में इस तरह के जो मिशंस हैं, इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, तो जो है भरपूर टैलेंट है। और मैं खुद बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका शौक़ है कि स्पेस साइंसेस से रिलेटेड एजुकेशन लें। और मेरे ख्याल में अभी तो जो स्पेस साइंसेस से मुतल्लिक तालीम को अहम नज़र से देखना चाहिए। और खुशखबरी है कि आज के दौर में आपको ना ही पैसे की ज़रूरत है और ना ही आपको आला तालीम की ज़रूरत है। आप अपने घर पे बैठ के आप जो है अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं जैसे कहूँगा कि आप जो है सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स करें, तो आप जो है नासा की वेबसाइट पे जाके सिटीजन साइंस लिखें और आप उनके एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में फ्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। और वहाँ पे उनके पास जो है ब्लैक होल्स, डार्क एनर्जी, एस्ट्रॉयड, हर टॉपिक पे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप उन प्रोजेक्ट से सीखें, उनमें आप कंट्रीब्यूट करें और एक दफ़ा आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो तो आप अपने स्कूल में जो है या अपनी यूनिवर्सिटी में क्लब्स खोलें और आप जिन लोगों का सेम शौक है उनको भी इंट्रोड्यूस कराएं इन चीज़। राइट। तो हसन, आपको 5 ज़बानों पर अबूर हासिल है, कौन कौन सी ज़बानें हैं, ज़रा क्विकली बताइएगा। तो पहली तो उर्दू है क्योंकि बचपन लाहौर में था, उसके बाद इंग्लिश सीखी और जब मैं फिर सऊदीया मूव हुआ तो वहाँ पे जो है उर्दू तो मैं सबके साथ बोल नहीं सकता था, तो इंग्लिश ज़रूरी हो गई। और वहाँ रह के जो है मैंने फिर काफ़ी सालों के लिए स्कूल में अरबी भी सीखी। वहाँ पे स्कूल में मैंने एज ए सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच भी कुछ सालों के लिए सीखी। और अभी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में फिर मैंने माइनर किया स्पेनिश में। ज़बरदस्त आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें छा ही रहे हैं। 5 ज़बानें, वो भी मुश्किल वाली, वो आपको आती हैं और जो काम आप कर रहे हैं वो भी ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब सुबह सवेरे आपको लिए चलते हैं सिरन किनारे और देखते हैं कि वकार अहमद मलिक साहब आज वहां क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे सिरन किनारे। जब प्रोग्राम का आगाज़ करना होता है तो मैं ख़ुद कहता हूँ कि सुबह सवेरे सिरन किनारे। जब प्रोग्राम का इख्तिताम करना होता है तो मैं किसी और साहब को छोड़ता हूँ और फिर बीच में एक वक्फा आ जाता है। और लेकिन ये मैं असल में ये चाह रहा होता हूँ कि आपके मुँह से इतना अच्छा लगता है। अच्छा, जब आप इसको अदा करते हैं मैं आपसे सुनूँ लेकिन मैं भी कोशिश करता रहूँगा आपके साथ चलने की। बहुत ही खूबसूरत जगह हम हैं जच्छा में और यहाँ पे एक पुल है और वो जो पुल है अगर एक आर्टिस्ट की नज़र से देखें तो इतना खूबसूरत है कि बेसिकली अगर इसको आर्ट की फॉर्म में आप लाना चाहें तो बड़ा मुश्किल काम है। सम टाइम नेचर इस तरह के काम करती है और एंट्रोपी जिस तरह वो फिज़िक्स में होती है कि ओवर द टाइम जो चीज़ें हो जाती हैं, ये इस्तेमाल में ब्रिज मेरा ख्याल है काफ़ी अर्से से नहीं है, काफ़ी अर्से से नहीं टेक ओवर कर लिया। जी, वो जो हम इस तरह की कोई मूवीज़ देखते हैं यस जिनमें आफ्टर ह्यूमैनिटी यानी इंसानों के बनाई कंक्रीट्स वगैरह से और उन चीज़ों से निकल कर जब नेचर वापस अपनी डोमिनेंस शो करती है तो वो कैसे होती है। ऐसे आपने ब्रिज की बात की, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ब्रिज के साथ जो पौधे हैं और उन पे जो सफ़ेद फूल हैं और पीछे जो लश ग्रीन, हम इसको माली कहते हैं हमारी ज़ुबान में। अच्छा, चरागाह कहा जाता है, मेडोज़ कहा जाता है। लेकिन इन जगहों को इस तरह जहाँ पे बन्नों बूटों पे लश ग्रीन हो, ये बहुत अच्छा चारा होता है मवेशियों के लिए। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं, माल मवेशी रखते हैं, दे लव इट। वाह वाह, चाहते हैं कि इस तरह की जगह जितनी ज़्यादा हो। ज़बरदस्त। आप ये पुल मज़ीद देखिए और हम थोड़ा सा आगे जाके और देखते हैं
क्योंकि ये तो पूरी लैंडस्केप जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत कमाल है। हम कहाँ पे हैं? हम जच्छा में हैं, जच्छा में मुंडा गुच्छा से 4-5 किलोमीटर, मुंडा गुच्छा से थोड़ा आगे। तो पूरी वॉल जो है फूलों से भरी हुई है, यानी ये पूरा जो आई डोंट नो कैमरे से किस तरह से दिखाया जा सकता है, लेकिन पूरे पहाड़ का पूरा हिस्सा सारा फूलों से ढका हुआ है, सर से ऊपर से नीचे तक वाइट फूलों से। मैं भी नीचे आते हुए बिल्कुल इसी में मदहोश था, खामोश भी इसीलिए था कि इन फूलों की ये वाली मौजूदगी। अच्छा मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कहीं और इस तरह के, या तो शायद मौसम मैंने इस मौसम में आया नहीं होगा, लेकिन इस पूरे एरिया में कहीं पर भी यूं खुशबूदार और हसीन सफ़ेद फूल इस कदर बड़ी तादाद में, जंगली फूल बहुत होते हैं, छोटे होते हैं, ये बड़ा है और बेतहाशा लगा हुआ है। कई दफ़ा रास्ते में हम ऐसे यूं ही गुजर जाते हैं, और कई दफ़ा हम अगर गौर करें और बहुत तवज्जो से चीज़ों को देखें तो फिर मालूम होता है कि हो सकता है कि हम वैसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन ये साथ अभी कोई ज़ेर तामीर है। और मैंने देखा कि यार ये कितना क्राफ्ट है, कितनी मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर, उनको तराश खराश करके इतना बैलेंस उसमें लेके आना, तो कमाल है किसी की। ये स्पेशलिटी है अच्छा इस इलाके की, यहाँ के कारीगरों की। ठीक है। इस स्पेशलिटी में सबसे अहम चीज़, जैसे आपने खुद भी बताया कि तराश खराश तो है, कोई कहीं पे इम्बैलेंसमेंट नहीं है, सारा बैलेंस है। अब देखिए कि इसमें कोई मसाला यूज़ नहीं हुआ, न सीमेंट ना, तो इसको अपने बैलेंस के ऊपर पत्थर को यूं रखते हैं, दीवारें उसकी चुनते हैं कि वो ना गिरती हैं, मजबूत होती हैं। ये इस इलाके में यहाँ के लोगों की हम हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। कभी कभार तो सोचते हैं कि वो जो ईंट और वो सांचे में बनी हुई ईंट और जो क्या कहते हैं ब्लॉक की दीवार होती है, वो भी शायद इस कदर ऐसे स्मूथ और साफ ना आती। कमाल है, सो ब्यूटीफुल। और अभी बल्कि जीबी में आई थिंक तमाम माउंटेन्स में ये क्राफ्ट चलता होगा ना, तो जीबी में बहुत सारे जो होटल्स हैं, अच्छा, उन्होंने अपने VIP कमरे इस तरह इसी से बनाए हुए, इसी चीज़ के। हाँ, बस फिर ये वही होगा। हाँ जी। बुलंद पहाड़ों में हम कहते हैं कि सुबह आती है और शाम उतरती है। क्या खूबसूरत, और इतने बुलंद पहाड़ों में वाकई ना, मतलब सुबह आने का और शाम के उतरने का एक अजीब स्पिरिचुअल सा एक एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ की सुबह और यहाँ की शामें बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि सूरज बहुत जल्दी, पहाड़ ऊंचे हैं तो बहुत जल्दी वो उसकी वो जो हार्ड लाइट होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। एक लंबे टाइम तक वो किरणें और हल्का मलगे जैसा सुबह में आते वक्त भी बहुत देर तक वो होता रहता ना। और ऐसी जगह पर जहाँ पर आप रह रहे हो और बहुत लंबी आपकी सुबह हो, बहुत लंबी शाम हो, उसमें आपका काम ऐसी पंचक्की में हो, आपको खुशबू आ रही है, माटी की खुशबू आ रही है। हमने बहुत सारी जगहों पर कवर की हैं पंचक्कियाँ, लेकिन यहाँ पे खुशबू हर तरफ फैली हुई है और ओरिजिनलिटी की इंतहा है ना, मतलब बिल्कुल ही ना जिस तरह कोई लकड़ी का पुराना दरवाज़ा। क्योंकि होता ही है कि किसी भी चीज़ को पुराना करने के लिए, मतलब उसको अगर किसी जगह ये पता नहीं कब बनी और उसके बाद इसके ऊपर ये तमाम जो लेयर्स हैं और जिस तरह घास फूस है, ये जो कुछ भी है और जिस तरह नेचर ने काम किया है, तो ये टाइम लेती हैं चीज़ें। यानी ये वाली तामीर इसी नेचर का हिस्सा बन गई है वक्त के साथ, है ना। और ना सिर्फ हिस्सा बन गई, बल्कि फिर ये जब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम होता है, उसके बाद वो एक असासे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। एग्जैक्टली। अब हो सकता है कि जो अहल दिल है उसके लिए ये बहुत बड़ा असासा हो, जो नहीं है
वो इसको मलियामेट कर देगा किसी टाइम उसको कमर्शियल यूजेज के लिए। जब यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो इसको ख़त्म कर देंगे शायद। तो क्या है मतलब वो क्या है कि आपको याद है आखिर में क्या कहते हैं? आखिर में जो कहते थे वही, यानी सुबह सवेरे सिरन किनारे। नहीं, हम कहते हैं नाजरीन अगली एपिसोड में मुलाकात होगी, अगली किस्त में मुलाकात होगी, देखते रहिए। सुबह सवेरे सिरन किनारे। मुकम्मल हो गया मामला, बिल्कुल मुकम्मल हो गया। सीख रहा हूँ ना मैं, सीख चुके हैं। अच्छा, आप अच्छा। सीख चुके हैं आप किसी अब मुकाम पे हैं। वेलकम बैक। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। खुराक की बढ़ती हुई आलमी तलब को पूरा करने के लिए पैदावार में इजाफा बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए जदीद ज़राई तरीक़ों को नाफिज करना, फसलों की पैदावार को बेहतर बनाना, पायदार काश्तकारी की तकनीक को फ़रोग देना और ज़राई तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए जाते। सेमिनार्स होते हैं, कई कमीशन कमेटियाँ बनाई जाती हैं, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भी शुरू हो जाते हैं और नतीजा ना होने के बराबर निकलता है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हालिया सैलाब से 9,40,000 एकड़ से ज़ायद सैलाब ज़दा अराजी की निशानदेही की जा चुकी है और कई फसलें तबाह हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। न पानी को महफूज बनाने का कोई निज़ाम मौजूद है ताकि पानी को ज़ाया होने से बचाया जा सके और हम उसे इस्तेमाल कर सकें। इस तमाम मामले पर हमने बात करनी है। खुराक के आलमी दिन पर हमारे साथ खास गेस्ट भी मौजूद हैं। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर परवेज़ अमीर इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया, आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जिस तरीके से आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस साल का जो थीम है वो रखा गया है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फ्यूचर्स एंड बेटर फूड, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? खुराक के ज़िया के हवाले से, पानी के ज़िया के हवाले से क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जी ये एक्चुअली FAO की 80वीं बरसी है, इसको कहते हैं जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, तो उसके तवसत से हम ये दिन मनाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये ख़ास अहमियत का है ज़ामिन है, क्योंकि उसको कहते हैं करंटली जो उनसे हालात चल रहे हैं, जैसे ये फ्लडिंग अभी आपने बात की कि जी बड़ी सीवियर किस्म की जो उनसी है ना पंजाब में, सिंध के अंदर जो फ्लड्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी तबाही की हुई है और बहुत सारा एरिया जो उनसा ना वो उम्मीद है कि हम गंदम के लिए उस वक्त तक तैयार हो जाएगा, लेकिन मौजूदा हाल में कुछ एरिया जो उनसे ना वो काश्त के काबिल नहीं है। तो फूड पाकिस्तान के तकरीबन जो है ना जी तकरीबन 45 अजला जो है ना वो फूड इनसिक्योर हैं अभी भी, हालांकि हम अपने आप को ज़राई मुल्क कहते हैं। हमारी तकरीबन जो है उसको कहते हैं मईशत तकरीबन $5 बिलियन US की है जो पाकिस्तान की ज़राई मईशत है, लेकिन हम इससे बहुत ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल है। हम इसको ले जाकर $350 बिलियन तक कर सकते हैं, लेकिन जो भी वजूहत हैं उसके अंदर बुनियादी तौर पर तो पॉलिसी का फेलियर है मैं समझता हूँ। लेकिन जो क्वांटम जंप आया है ना प्रोडक्शन के अंदर, वो हमारे पास 60s में आया था जब ग्रीन रेवोल्यूशन है। उसके बाद तो हम बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। हमारे साथ जो साथी मुल्क है उसको कहते हैं नेबर कंट्री इंडिया है जो है उसने बेहद तरक्की की है। उसकी बुनियाद जो सी है ना उसकी रिसर्च इन्वेस्टमेंट के अंदर है, बहुत हैवी किस्म की रिसर्च इन्वेस्टमेंट है और मैन पावर एक्सट्रीम किस्म की है। मैनेजमेंट जो सी है टोटली टेक्निकल है, वहाँ पर ये दकियानुसियत नहीं है कि जी इसको वजीर बना दो, उसको फलां कर दो। वहाँ पर हाईली टेक्निकल लोग जो से ना एग्रीकल्चर को एज एन एग्री बिजनेस तरीके के साथ जो है ना मैनेज करते हैं और इसी वजह से वो जो है ना उसकी शरह पैदावार ज़्यादा है हमसे जो सी। लेकिन हमारे पास वसाइल भी हैं, हमारे पास जो से ना बहुत सारे मौके भी हैं, तो मैं समझता हूँ इसके लिए जो सी पॉलिसी इंटरवेंशन है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है और पॉलिसी इंटरवेंशन वो जो कायम भी रहे और आपके जो वज़ीरों के तब्दील होने के साथ साथ जो है वो पॉलिसीज़ उस तरह से तब्दील ना हो, उस ड्रास्टिकली तब्दील ना हो, ताकि ये जो मईशत का पहिया ये चलना शुरू हो। आपने जिक्र किया कि हम ज़रई मुल्क हैं, तो अब आप क्या सोचते हैं हम किस डगर पर खड़े हैं कि अगर हम मज़ीद इसी जानिब बढ़ते रहे तो किन मुश्किलात का मज़ीद सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि एक जानिब जहाँ हमें अपनी पॉलिसियों से जो है ख़राबी का अंदेशा है, वहीं दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीलियाँ भी मौजूद हैं। बिल्कुल, आपने जैसे देखा कि ये इस साल जौन सी बारिशें जौन सी ने कितनी वाफर बारिश हुई है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास वो वसाइल नहीं थे कि हम उस पानी को सेव कर सकते।
तो अगले साल मैं आपको बता देता हूं कि अगले साल 22% ज्यादा बारिश होगी। अभी तो ये यहाँ हम बिल्कुल भूल गए हैं कि जी फ्लड भी आया था, उसको थोड़ी सी सड़कें वड़कें ठीक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो सा नेक्स्ट ईयर से मुराद है अगले जुलाई में कितना टाइम रह गया उसको कहते हैं, आपके 7-8 महीने रह जाते हैं उसको कहते हैं जुलाई के लिए। तो 22% ज्यादा जो सी ना बारिश होगी। इस दफा सर्दी इंतहा की होगी। ये अल नीना का जो सा ना फिनोमेना है, इस साल जो सी ना सर्दी बहुत शिद्दत की होगी। उससे भी जो सा ना जी मैं जो सा ना काफी सारा हमारी फसलों के ऊपर जो से ना नेगेटिव असरात हो सकते हैं। तो अभी धुंध का भी मौसम आने वाला, आपको पता है धुंध क्या करती है, 2-2.5 महीने के लिए जो है टोटली सारे निजाम को जैम कर देती। तो इन मुश्किलात के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना जी पीछे बैठकर सोचे कि उसने अपनी एग्रीकल्चर को कहाँ लेकर जाना है। कई दफा हम कह देते हैं कि जी वो जी ज़राअत तो अब थोड़ी सी पीछे हो गई है, हमारा तो इंडस्ट्री है। आपकी कौन सी इंडस्ट्री है? आपकी कोई इंडस्ट्री नहीं है। आपकी सिर्फ इंडस्ट्री जो सी है कॉटन की है, वो जो थी पहले, अब वो लूली लंगड़ी है बेचारी, अपायसी होकर उसके हालात जरा थोड़े से सख्त हैं। दूसरी शुगर केन की है। जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं या आपकी ऑयल सीड्स की हैं, ये सारी की सारी इसका रॉ मटेरियल जो है एग्रीकल्चर से आता है। तो जब तक आप अपनी एग्रीकल्चर को ठीक नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान के जो देखें हम 5 से 6% ग्रोथ रेट हम करना कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस वक्त अब ये हम जो सा प्रोजेक्ट करेंगे ये 3% से भी शायद नीचे गिर जाए। उसकी बुनियादी वजह है कि एग्रीकल्चर को आपने जो सा ना बैक बर्नर पर डाल दिया है। आपके ख्याल में इसकी इंपॉर्टेंस ही कोई नहीं है। इसकी कोई पॉलिसी जो सी है ना जी वो मजबूत नहीं है। किसी टेक्नोलॉजी जिम्मेदार आजकल जो है ना वो सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। एक चीज तो यही है, पॉलिसियों का होना या ना होना। पॉलिसीज तो होती भी हैं बहुत सारी, लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं कराया जा सकता। जिस तरह से भी बात हो रही थी कि नए लोग आते हैं, नई पॉलिसियां बनती हैं, जब वो चले जाते हैं फिर मजीद नई पॉलिसियां बन जाती हैं। तो अमल दरामद होना भी जरूरी है और इनका देर पार चलना भी बहुत जरूरी है। आप क्या कहेंगे, अवाम को मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक जो आगाही है वो देने के लिए कौन कौन से मेजर इकदाम करने की जरूरत है? गवर्नमेंट अपना रोल जिस हद तक प्ले कर रही है वो हमें पता है, हमें नजर आ रहा है। अवाम के लिए क्या कहेंगे? देखिए जी अवाम के लिए पहले तो उसको ये पता होने, जैसे मैंने अभी कहा कि जी ये जोनसी ना ये शदीद किस्म की सर्दी है, इसको एटलीस्ट लोगों को बता दें कि भाई अपने आप को भी बचाएं, इनके जानवर हैं। देखिए हमारी जो ज़राअत है ना उसके अंदर क्रॉप की एग्रीकल्चर की सिर्फ 40% कंट्रीब्यूशन है। 60% जो सी कंट्रीब्यूशन वो लाइफ स्टॉक से आती है। उस लाइफ स्टॉक को एक तो झटका बड़ा सीवियर किस्म का ये फ्लड में पड़ा हुआ है, चारे की भी इंतहा की कमी है। लेकिन हमें चाहिए कि जॉनसन ने ये इंफॉर्मेशन फार्मर को पास ऑन करें। इसके पास जॉनसन ने जो मुख्तलिफ ज़राए ब्लाग हैं उसको कहते हैं जैसे आप कर रहे हैं, इस तरीके से करें। टेलीफोनी जो सी है, देखें कोई बंदा नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में जो सा गांव के अंदर मौजूद इसके पास फोन नहीं है। तो मेन है कि आप इसके साथ लेकिन आपका मैसेज के अंदर भी कोई देने के लिए हो ना, वो पुरानी दकियानुसी बातें जो सा फटे लगा कर के जी गंदम फलानी तारीख तक काश कर लें, वो मैसेज नहीं। जिम्मेदार की अपनी नॉलेज बहुत ज्यादा है क्योंकि जो सा प्राइवेट सेक्टर है वो इंफॉर्मेशन बहुत प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो सी ना आपकी कमजोरी जो सी बीज में आ रही है, आप 3rd क्लास किस्म के इंपोर्टेड बीजेस ले रहे हैं, साथ वाले नेबर से ज्यादा लेते हैं, वो स्मगल शुदा बीज है, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा मेरे नजदीक जो सा सिंगल मसला आएगा जी, क्लाइमेट चेंज कुछ भी हमारे साथ करे, जब तक हमारी इनपुट्स को हम ठीक नहीं करते। फर्टिलाइजर एक ऐसी इनपुट है इंडिया में 2.5 से 3 गुना कम कीमत है। आप कोई ज़राअत नहीं कर सकते जब तक आपकी जो सी है ना उसको पोटाश DAP की कीमत आपकी बिल्कुल मुकाबले में हो, जो सा साथ बॉर्डर के ऊपर चल रहा है ना उसके साथ साथ होनी चाहिए। कहना तो बड़ा आसान है जी पाकिस्तान में पैदावार कम होती है जी, फलांग ज्यादा कर रहा है, उसको होते हैं उसकी आपकी पॉलिसी फेलियर है। कभी आप पॉलिसीज बनाते हैं कमीशन के हिसाब से, आप पहले गंदम लोगों को कहते हैं जी गंदम को छोड़ें जी, गंदम नहीं हम नहीं इसको खरीदेंगे, दोबारा आप जाकर $1.5-2 अरब की उसको कहते हैं बाहर से खरीद लेते हैं। आप खुद क्राइसिस क्रिएट करते हैं ताकि उसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी उसमें से लोग फायदा उठाते हो। यही सूरत हाल आपने जो सी शुगर केन के अंदर की हुई है। डॉक्टर साहब टेक्नोलॉजिकली बताइएगा कि हम कितने पीछे हैं इस वक्त और कितनी एडॉप्टेशन की ज़रूरत है। आपने जिक्र किया कि दीगर ममालिक जो हैं बहुत सी जहतों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? हम देखें जी मिडिल में है, मिडिल टू लो में। ये नहीं कि हमें पता नहीं है, मेरे पास जिम्मेदार वो भी हैं जो उनसे 1800 मन जो सा ना गन्ना लेते हैं, उसको कहते हैं अपना वजीराबाद के अंदर, उसके साथ ही वही जिम्मेदार है जो सा 600 मन ले रहा है। तो यील्ड गैप जो सा ना जी बहुत ज्यादा है। जो यील्ड आप रिसर्च स्टेशन के ऊपर ले रहे हैं उसका आप कुछ हिस्सा भी नहीं ले रहे फार्म के ऊपर।
अब में हम कोई वजह नहीं है कि हम 70 से 80 मन गंदम नहीं ले सकते। टेक्नोलॉजी भी है, हमें पता भी है, लेकिन उसके लिए जो उनसे वसाइल हैं वो जिम्मेदार के पास नहीं है। आपने डीएपी की कीमत इतनी ज्यादा रखी, वो डीएपी नहीं डालता। देखें खादों का जो बैलेंस है, दवाइयों को जो बैलेंस है, जो फर्टिलाइजर का उसका सीड का बैलेंस है, ये बुनियादी चीजें हैं। और ये सारा कुछ फार्मर करने के लिए तैयार है। उसको गवर्नमेंट की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। उसको जरूरत है कि उसको प्राइस जो सी आप गारंटीड वाली प्राइस दें। सबसे बड़ी बुनियादी चीज और वो आगे हमारे लिए भी आसानियां वहां पर हम टोटल फेलियर हैं। हम कभी आईएमएफ की तरफ भाग जाते हैं, कभी किसी और की तरफ भाग हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी सहरासिल गुफ्तगू हमने की। खुराक का आज आलमी दिन है, से बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। नाज़रीन, कभी कभार एक लम्हे की गफलत या हादसा, जलने, कटने या किसी भी चोट की सूरत में छोटे बच्चे हों या बड़े हों, उनके चेहरे या जिस्म पर ऐसे निशानात रह जाते हैं जो सिर्फ जिल्द पर नहीं बल्कि दिल पर भी नक्श हो जाते हैं। ऐसे में जदीद मेडिकल साइंस, खुसूसन प्लास्टिक सर्जरी, वालिदैन के लिए और उस शख्स के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आती है। और इस खूबसूरत ही हमेशा से इंसान की कमज़ोरी भी रही है और ताकत भी। कभी हम इसे फितरत का तोहफ़ा कहते हैं, तो कभी इसे मेहनत और ख़ुद एतमादी से हासिल कर लेते हैं। आज के दौर में मेडिकल साइंस ने यह मुमकिन बना दिया कि इंसान न सिर्फ अपनी शख्सियत निखार सके बल्कि अपने अंदर छुपी हुई खुद एतमादी को भी दोबारा जुगा सके। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर बिस्मा बिलाल। आज हम उनसे जानेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली है क्या, अपने आप को बेहतर बनाने का ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है, क्या पाकिस्तान में अब ये प्रोसीजर्स आलमी मेयार के मुताबिक महफूज और आम हो गए हैं, और इन जदीद तरीन तिब्बी तब्दीलियों के हवाले से पाई जाने वाली मनफी सोच पर भी हमने बात करनी है। डॉक्टर बिस्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। यू डोंट लुक लाइक अ डॉक्टर। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। आपको देखकर पहला एहसास यही है कि शायद आप डॉक्टर ही नहीं हैं। तो हाउ डू यू मैनेज बोथ थिंग्स? एक्चुअली मेरा जो मोटो है एज पर प्लास्टिक सर्जन भी यही है, बिकॉज आई लाइक कि मैं लोगों को निखारूं, क्योंकि मैं खुद भी अपने साथ ऐसे करती हूँ। आई डू माई जिम, आई डू माई एक्सरसाइज, आई डू माई डाइट, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ मेनटेन। बिकॉज अगर आप अच्छे लगते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप अंदर से अच्छा फील करते हो, एंड फिर आपके साथ वाले भी अच्छा फील करते हैं बिकॉज यू आर गुड विद देम। सो आपकी खुद एतमादी के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड आई प्रेफर कि लोग भी इस तरफ आएँ जिस भी कैपेसिटी में, जैसे भी वो अच्छे लग सके, डाइट, एक्सरसाइज, प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए वो अच्छे लगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और चीज़ है वो ये कि ये वाकई एक मुश्किल काम है जो आप कर रही हैं। प्लास्टिक सर्जन्स जो होते हैं डेफिनेटली उनका काम बड़ा मुश्किल है। अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे चोट का, ज़ख्म का, ख़ास तौर पे जो बर्न स्कार्स होते हैं, जैसे कि एसिड से अगर किसी को जला दिया जाता है या फिर कोई खुद से जल जाता है, कोई इस तरह की हादसा हो जाता है, तो उसके बाद उस पेशेंट को डील करना वो आपके लिए कितना मुश्किल होता है? जब वो आपके या तो फौरी तौर पर लोग जब हॉस्पिटल्स में लाए जाते हैं तब, और या कुछ अरसे बाद जब वो फील करते हैं कि यार इससे तो मेरा मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो ख़राब हो रहा है और मुझे इसको ठीक कराने की ज़रूरत है, तब? बर्न सर्जरीज जो होती हैं वो हम दो तरह से उनको डील करते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग। जो एक्यूटली हैं फ़ौरन हमारे पास आती हैं, हम उनको डिफरेंट तरह डील करते हैं, बिकॉज़ उसमें हमें इनिशियल रिससिटेशन करनी पड़ती है, जान बचाने वाली चीज़ होती है ना, तो हमारी डीलिंग उसमें डिफरेंट होती है। उसमें हम IV फ्लूइड्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वो रिससिटेट करें, हम उसको बचा सकें। एंड इट डिपेंड्स कि वो टाइप क्या है, मतलब सुपरफिशियल है, बहुत आम जबान में बताना की कोशिश कर रही हूँ मैं, सुपरफिशियल है, डीप है, और कितनी हद तक आपकी जल्द जो है वो जल चुकी है, कितनी हद तक हम बचा सकते हैं। तो हम सब कुछ एनालाइज करते हैं, एक ट्रायज काइंड ऑफ थिंग करते हैं, एंड देन हम उसको मैनेज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्रॉनिक फेस में कोई आता है, मतलब उसके कुछ टाइम गुजर चुका होता है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, हमारी डीलिंग डिफरेंट है। यूजुअली हम 3 to 6 मंथ्स में स्कार थेरेपीज़ करते हैं, वो डिफरेंट तरह की है, सिलिकॉन थेरेपी, कंप्रेशन थेरेपीज़ एंड मसाज थेरेपीज़, एंड वी कैन इवन यूज़ स्टेरॉइड्स और ऑल दैट। ठीक है। एंड 3 to 6 मंथ्स के बाद हम ऑपरेट करने की तरफ आते हैं, बिकॉज उससे पहले ना स्कार इज़ नॉट दैट मैच्योर। जो भी आपके कॉन्ट्रैक्चर्स हैं, जो भी, हम उसको नहीं छेड़ते और छेड़ना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग चले जाते हैं, ऐसे लोगों के पास जो प्लास्टिक सर्जन नहीं हैं, जिनको इतना नो हाउ नहीं है, तो दे ऑपरेट वेरी अर्ली,
ठीक है, ऐसे स्कार्स पे जो कि अभी मैच्योर नहीं हुए होते। ये ट्रेंड भी बड़ा आम है, ये जो एस्थेटिक क्लिनिक्स बहुत सारे खुल गए हैं। अब मैंने ये चीज़ इसलिए अपने इंट्रो में भी शामिल की कि ये क्या अब पाकिस्तान में उस लेवल की ये सर्जरीज़ और ये सारा प्रोसीजर जो है वो हो सकता है, क्योंकि हर जगह पे हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा है कि वहाँ पर डॉक्टर्स खुद अवेलेबल नहीं होते, उनका स्टाफ होता है जो पेशेंट्स को डील कर रहा होता है और वो इस तरह की जो माइनर सर्जरीज़ और इस तरह की ट्रीटमेंट्स हैं वो दे रहा होता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एकदम ने बहुत अच्छा टॉपिक मतलब निकाला है। सबसे पहले तो आई डोंट प्रेफर कि आपका स्टाफ आपके पेशेंट को हाथ लगाए। आपका बिकॉज यू हैव टू डू क्वालिटी वर्क, आपने क्वांटिटी को नहीं देखना। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक सर्जन है, यू हैव टू प्रोड्यूस क्वालिटी। सही है, आप दुनिया में कहीं पर जाओ तो क्वालिटी वर्क हो रहा होता है, क्वांटिटी को वो प्रेफर नहीं करते। बट मेरी एडवाइस है सबको, डोंट लेट योर स्टाफ, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट सर्जर्स, दे डोंट हैव द स्केल, दे डोंट हैव द जो डिग्री नहीं है उनके पास, तो वो खराब करते हैं। आपका भी सोशल मीडिया पर आपने इतने बेशुमार स्टोरीज देखी हैं जिसमें खराब सर्जरीज हो रहा है, क्योंकि वो शायद इन्हीं लोगों के हाथों में नहीं समझते। जहां मुझे ये लगता है कि वो चीपर साइड देखते हैं कि अगर थोड़ा सा ये कम बजट में कर रहे हैं तो ये भी तो वही चीज है, हम वो करवा देते हैं, उसके बाद में फिर सफर करते हैं ना। वो कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार, दैट चीपर बिकम्स फार एक्सपेंसिव बिकॉज आपको बार बार जाना पड़ता है। एक कॉम्प्लिकेशन होगी फिर आप जाएंगे, फिर कॉम्प्लिकेशन फिर आप जाएंगे, बिकॉज आप एक तो आपका सोशल बर्डन आपको ऑफ लेना पड़ता है, वो अलग है, पैसों का बर्डन वो अलग है। चीपर चीज़ ना आपको वाकई रुलाती है, बिकॉज हम सर्जन हैं, हमारे पास लोग फिर कॉम्प्लिकेट होके आते हैं। वी आर नॉट ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन फिर हमें उनको लेके चलना पड़ता है, फिर वो रोते हैं हम तो इतने पैसे लगा चुके हैं, अब ये हो चुका है वो हो चुका है। बट दैट इज़ नॉट गुड। आपको चीपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप कोई भी सर्जन चूज़ करें, दैट शुड बी स्किलफुल, दैट शुड बी एजुकेटेड इनफ और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और ट्रस्ट मी, आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है बार बार जो कॉम्प्लिकेशन लेके फिरना। अच्छा, अब हम जब ये कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ आई गए हैं तो डिफरेंस क्या है प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक जो सर्जरीज हैं इसके अंदर, ये ज़रा आम ज़बान में हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। अच्छा, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। प्लास्टिक एक बहुत बड़ी टर्म है, इट्स अ ब्रॉड टर्म ना। उसके अंदर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं। उसमें आपकी कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, उसमें आपकी बर्न सर्जरीज हैं, उसमें आपकी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज हैं, जैसे ट्रोमा होता है, कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें रिकन्स्ट्रक्शन करनी पड़ती है, टेंडन नर्व रिपेयर्स एंड बहुत वास्ट चीज़ है। इवन रीप्लांट्स, हाथ कट के अलग हो जाता है, वो वापस जोड़ना होता है एंड रीवैस करना पड़ता है। इसके अलावा ट्यूमर सर्जरीज हैं, ट्यूमर की रिकन्स्ट्रक्शन है, जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर है उसकी सर्जरी है, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन है। एंड कंजेनिटली पैदाइशी तौर पर जैसे क्लेफ्ट पैलेट जिसके पैदाइशी तालू और मुँह कटे होते हैं, और भी जो पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती हैं उंगलियों की, टांगों की, ऐसे इंसान की, उसको डील करती है, उसकी सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में है। इवेंचुअली इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग। तो ये अभी 8 बजे भी आपने एक सर्जरी अभी की है, उसके मुतालिक बताइएगा, और कितनी जल्दी आप हमारे शो पर आ गए हैं उसके बाद? एक्चुअली देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलीज, सो दैट वाज स्केड्यूल, और करनी तो पड़ी मुझे ऑब्वियसली। आपने जो स्केड्यूल किया होता है आप उसको टेक डाउन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अच्छा, ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि फ़िटनेस की तरफ लोग जो हैं बहुत ध्यान देना शुरू हो गए हैं, अब अपने चेहरे की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। तो जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में तो आपको ज़रूरी है एक्यूट, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन बहुत सारे लोग दे आर रेडी टू कम अंडर द ब्लेड जस्ट टू लुक गुड। ये कितना ट्रेंड अब आप देख रहे हैं? एक्चुअली मैंने स्टार्ट में भी यही बताया था कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ आपको ठीक करने के लिए नहीं होती, आपकी खुद एतमादी के लिए होती है। ठीक है, जला हुआ बंदा भी जी सकता है, काम कर सकता है, ठीक है, जिसका चेहरा जला हो, बट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप बाहर जाते हो, जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लैक करते हो, आप कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ बड़ी निगलेक्टेड है, लोग इतना कदर की निगाह से नहीं देखते हैं, लेकिन अगर किसी एक से शख्स से जो जला हो उससे पूछा जाए तो उसे रोज़ इसकी फीलिंग आती है, लोग कराहत फील कर रहे होते हैं। लुक डाउन ना आपको, अब वो हकीर समझते हैं, पता नहीं, दिस इज दैट इज अल्लाह माफ़ कर, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, बट अगर कोई चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है तो यू शुड गो फॉर। अच्छा, और बहुत सारी जगहों पे अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की तरफ आ जाए, इसमें ये जो बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं और कुछ थ्रेड लिफ्टिंग और इस तरह की भी चीज़ें हैं, आपके ख्याल में अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैंने ये फ्रीक्वेंटली करवाते हुए देखा है, इसलिए आई एम आस्किंग यू, नहीं है तो भी ज़रूरत नहीं है तो भी उसके बावजूद करवाना कि बस हम मैच कर जाएं, अगर उसने कराया तो मुझे भी करा लेना चाहिए, ये चीज़ कैसी है? अच्छा, ये मेरी प्रैक्टिस में ये चीज़ बहुत क्लियर है।
अगर किसी मेरे क्लाइंट को, मेरे किसी पेशेंट को ज़रूरत नहीं है, आई स्ट्रेट अवे से नो। अभी वो सुन रहे होंगे, उनको पता होगा, मैं शायद वो कमेंट भी करेंगे कि मैडम कह दे दिया कि आपको ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई डोंट गो फॉर मनी, आई गो फॉर माई क्वालिटी, कि मुझसे लोग प्यार करें, मेरी इज्जत करें, मैं कहीं बैठे हैं मेरे बारे में अच्छा बात करेंगे, मैं उनको कभी गलत मशवरा नहीं देती। दैट इज़ फेमस अबाउट मी, ठीक है। एंड जिस एज में आपको बोटॉक्स की ज़रूरत है, जिस एज में आपको फेस लिफ्ट सर्जरी की ज़रूरत है, उसी में करनी चाहिए। डोंट किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। डोंट पुश पीपल फॉर द थिंग्स दैट दे डोंट डिजर्व, ठीक है। तो आपको वही करना चाहिए जो ज़रूरत है। तो हम एज वाइज क्लासीफाई करते हैं किस एज में आपको बोटॉक्स करना है, कैसी आपकी स्किन है, बिकॉज आपकी एजिंग के साथ आपकी स्किन में इलास्टिन कोलेजन कम हो जाता है, आपकी जो स्मैश लेयर है, नीचे वाला टिश्यू वो ढलक जाता है, आपके लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जाउलिंग और ये डीपनिंग ऑफ नेज़ोलेबियल फॉल्स और ये सारा कुछ होता है। सो आपने टारगेटेड थेरेपी करनी होती है, पर्सनलाइज्ड थिंग है कि जो एज है, जैसी स्किन है, आपने वैसा ही उसको ट्रीटमेंट देना है। बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड लिफ्ट। और सेम गोस फॉर द पीआरपी, जो फेशियल एंड पीआरपी इज अ डिफरेंट थिंग। पीआरपी इज मतलब उसमें भी एज का कुछ है या नो, दैट इज वेरी डिफरेंट। पीआरपी इज काइंड ऑफ फेशियल, बहुत चला होगा वैम्पायर फेशियल ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो बेसिकली आपके खून से लेके बनाते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, दैट हेल्प्स इन हीलिंग, सही है। आपकी स्किन की सर्कुलेशन अगर आप माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो अच्छी होती है। दैट इज़ डिफरेंट थिंग, आई थिंक सो। आपको फेशियल, सॉरी है मुझे पार्लर वाले पकड़ लेंगे, लेकिन आपको फेशियल्स की बजाय ना नेचुरल फेशियल कराना चाहिए, जिसका 100% रिजल्ट। उनके नुकसानात भी हैं, जो वो जो फेशियल्स हैं, और वो भी जगह जगह से, जैसे मैंने स्टैटिक क्लिनिक्स का जिक्र किया, ब्यूटी सैलॉन्स भी जगह जगह पर है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स वहाँ यूज की जाती हैं, वो मैंने बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पर भी देखा और अपने जानने वालों में भी देखा है। किसी की स्किन बर्न हो जाती है, किसी को कोई खास किस्म की एक्ने हो जाती है, हाँ, तो वो लगा रहे हैं स्किन बर्न पे स्पेशली। आप ये लोग कुछ भी लगा देते हैं, मतलब आप स्पेशल चीज़ें हैं जो आप चेहरे के बर्न पे नहीं लगा सकते, बिकॉज वो काला हो जाता है, ठीक है। तो लोग कुछ भी लगा रहे हैं, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने आई थिंक तो शुरू कर दिया है करना। और डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, डॉक्टर साहिबान अपना किरदार उसमें निभाते हैं और आपको इसलिए अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप में खुद एतमादी पैदा हो और एक बेहतर और फाल फर्द के तौर पर आप सोसाइटी में शिरकत कर सकें। ब्रेक के बाद से वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, आप कुछ बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, लेकर चलते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में। तो जैसा कि आपको पता है कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ने अपनी एंटरटेनमेंट को बिल्कुल ही रीवैम्प कर दिया है। प्राइम टाइम में भरपूर ड्रामा लॉन्च किया है और नाज़रीन अपने पसंदीदा चैनल पर 7, 8 और 9 बजे फ्रेश प्रोग्रामिंग से महजूज हो रहे हैं। जी हाँ, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट लाया है दिल ढूंढता है फिर वही। क्या ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इस ड्रामे का। अली, आपने इंडस्ट्री में इतना यूनिक कॉन्सेप्ट का ड्रामा ना देखा होगा और ना ही सुना। मेरा ख्याल है हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि यूनिक क्या है इसमें। यूनिक क्या है मैं बताती हूँ आपको। डिमेंशिया का पता है? डिमेंशिया का पता है मुझे। डिमेंशिया या अल्जाइमर एक डिजीज है। आप में से अगर किसी के प्यारे को ये है तो इस पर आपको पता है कि जिस शख्स पर ये असरात हो रहे होते हैं, इसकी याददाश्त पर इसका असर हो जाता है। कभी वो अपनी माजी की यादें दोहराता है, कभी अपने ही प्यारों को नहीं पहचान पाता। सोचिए जरा कि जज्बात क्या होंगे, इमोशंस क्या होंगे, उनकी कैफियत क्या होती होगी, उनकी रूटीन क्या होती है जब वो बाहर निकले। लेकिन जो बंदा है इस बीमारी से सफर कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी फैमिली है, जो उसका पूरा सर्कल है, वो भी सफर कर रहा है। और आप देखेंगे कैसा खूबसूरत साउंड ट्रैक है। ये तो वाकई बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। इसको ड्रामे की शक्ल देना, आर्टिस्टों का किरदारों को निभाना, ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ने इस चैलेंज को ड्रामे की शक्ल देने के लिए सबसे पहले तो जी एक ऐसे राइटर का इंतखाब किया है जिनके लिखे हुए ड्रामा इंडस्ट्री में बड़े मकबूल है। जी हम बात कर रहे हैं रिदा बिलाल की, और ड्रामे की जो हिदायतकारी है वो मारूफ डायरेक्टर अदनान सरवर ने की है। और किरदारों को निभाने के लिए सुपर एक्टर्स को लिया गया। और सुपर कास्ट में बताऊं कौन कौन है आपको। ज़ारा नूर अब्बास है और जाहिद अहमद लीड कास्ट है, जिनकी बेमिसाल अदाकारी ने खूबसूरत कहानी को चार चांद लगा। और इस ड्रामे का एक लॉन्च इवेंट भी हाल ही में मुनक्किद हुआ है। आमना एहसानी ने मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए थे। वहां सितारों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के इस शाहकार पर मीडिया ने कॉन्सेप्ट और किरदारों से मुतल्लिक सवालात भी किए थे और ये नशिस्त कई घंटों तक जारी रही थी। जी हाँ, बिल्कुल ये नशिस्त कई घंटों तक जारी रही, क्योंकि दिल खोलकर सवालात किए गए। हर किसी ने सवाल किए और उनका भरपूर जवाब दिया गया। और ड्रामे में किस तरीके से उनको फिल्माया गया, इस हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू हुई। और क्या ही दिल को छू जाने वाला कॉन्सेप्ट है इस ड्रामे का। तो कुछ देर नहीं करते, आपको इसका प्रोमो दिखाते हैं। क्या आप मुझे इतनी देर से देख क्यों रहे हैं? तो लेकिन आप हसीन इतनी हैं।
वो जो हमने तुम बस जैसे हो वैसे ही रहना, हमेशा मेरे साथ रहना। तुम्हें याद हमेशा से यही हूँ। याद सुबह आदमी कौन था तुम्हारे साथ? वही निवादा कौन हो तुम? जिसके साथ के लिए इंसान ने पूरी दुनिया से लड़ाई की, उससे क्या शिकायत? याद हो कुछ चीजें हैं जो मेरे बस में नहीं है। जो चीजें आपके बस में नहीं होती उसको अपने बस में करते हैं। वो जो लुत्फ मुझे पे थे बेशतर, मुझे ऑफिस का रास्ता याद नहीं आ रहा। मैं गुम क्यों रुक जा? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ हूँ। मैं यहाँ कैसे आया हूँ? अली मेरी बात सुनो। कब से हो रहा है? मेरे अली को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। भाई यू हैव टू एडमिट, बहुत ही शानदार प्रोमो था और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे, देखने को दिल चाह रहा था और दिल ढूंढता है फिर वही। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो ये हर बुध और जुमेरात की रात सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। देखना मत भूलिएगा, यू विल मिस समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। जी हाँ, इसी के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।